गुड मॉर्निंग आवर डियर फ्रेंड्स। मरुधर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में पहला जो लेसन अपना चल रहा है वो कौन सा लेसन है? सर्किट एनालिसिस। कौन सा लेसन चल रहा है? सर्किट एनालिसिस। उसमें हमने 3-4 बिंदु पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा। किरचॉफ लॉ के द्वारा जो जटिल परिपथों का विश्लेषण किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, किन नियमों की सहायता से किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहली बात, 2 नियम किरचॉफ के पढ़े। प्रथम नियम जो किस पे डिपेंड था? धारा पर। दूसरा नियम जो किस पे डिपेंड था? वोल्ट था। ठीक है, धारा और वोल्टता पे आधारित था। उसके बारे में इसके जो जटिल परिपथों का विश्लेषण किस रूप में किया जाता है, किन परिमेयों की सहायता से किया जाता है, वो अध्ययन हम कर रहे थे। जिसमें भी हमने पहला जो परिमेय था वो पढ़े थे लूप एनालिसिस थ्योरम, यानी कि लूप विश्लेषण परिमेय। उसमें हमने क्या कहा कि यह किस पे निर्भर करती है? किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह परिमेय किरचॉफ के वोल्टता नियम पर या द्वितीय नियम पर कार्य करती है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रतिबाधा का उपयोग किया जाता है। ये बात पढ़ी। उसके बाद में हमने क्या लिया? Z1, Z2, Z3 यानी कि बंद परिपथ लिया। उसमें कितनी प्रतिबाधाएं? Z5 तक प्रतिबाधाएं ली गई। करंट कौन कौन सा लिया गया है? I1, I2, I3 यानी कि 3 लूप लिए गए हैं। जो इस प्रकार से चित्र था उसका। वोल्ट तक कनेक्टेड, Z1 प्रतिबाधा कनेक्टेड, Z2 ये हमारा डायग्राम था। ये था। यहाँ क्या कनेक्टेड है? वोल्ट तक E। ठीक है, यहाँ क्या था? प्रतिबाधा Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। इसमें जो करंट थी यहाँ तक I1, इधर I2, और ये जो थी इस साइड में, ये कौन सी थी? I1 माइनस I2, यानी कि इस रूप में लूप कार्य कर रहा था। कौन सा लूप हो गया? फर्स्ट लूप। इसी प्रकार धारा की दिशा ऐसे ही है। ठीक है, I2, I3, यहाँ भी कौन सी थी? I2, यहाँ I3, I3, इधर कौन सी होगी? I2 माइनस I3। ये आपका सर्किट डायग्राम था। ये लूप विश्लेषण परिमेय पर आधारित सर्किट डायग्राम था। यहां से हम क्या निकाला? जेड प्रतिबाधा की जो मैट्रिक्स थी उसके रूप में उसका वैल्यू निकाला है। और इसमें क्या बताया गया कि माना एक को बंद परिपथ लिया गया है जिसमें Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 प्रतिबाधाएं हैं। करंट उसमें I1, I2, I3 प्रवाहित हो रहा है और ई बैटरी से कनेक्टेड है। उसके बाद में क्रेमर लॉ लगाया इसमें और लूप फर्स्ट का विश्लेषण किया, यानी कि किरचॉफ का जो वोल्टता नियम था वो लूप फर्स्ट में लगाया तो हमारे को एक समीकरण प्राप्त हुई थी। जो क्या थी? उस समीकरण का मान था -Z3I1 प्लस क्या था आगे, यानी कि जो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी यहां से निकाल सकते हैं हम। कैसे? ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। तो पहले क्या आएगा? माइनस ई। पहले क्या
बाद में क्या था प्लस I1 यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो I1 Z1, उसके बाद क्या था I1 Z1 प्लस आगे क्या हो गया इस लूप में I1 माइनस I2 Z3 इक्वल टू 0, इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसको सरलीकरण करेंगे इसका I1 Z1 प्लस I1 Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल टू E, इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में I1 इसमें भी है I1 इसमें भी है, क्या आ गया कॉमन, क्या बचा यहाँ Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल टू E, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लूप सेकंड में निकालेंगे और लूप थर्ड में निकालेंगे, यानी कि ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आप विभिन्न लूपों के लिए ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। जैसे फर्स्ट लूप के लिए निकाला वैसे सेकंड लूप में अप्लाई करेंगे KVL तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। तीसरा लूप है उसमें सभी अप्लाई करेंगे क्या किरचॉफ वोल्ट का नियम, तो हमारे को समीकरण 3 प्राप्त होगी। और ये तीनों समीकरण प्राप्त करने के बाद हमने उसको Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिखा था तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी Z1 प्लस Z3 सेकेंड माइनस Z3 थर्ड 0। इसी प्रकार ये सारी प्राप्त हुई थी। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया, यहाँ तक सभी ने पढ़ लिया था ना। और जब हम तीनों के रूप में ये मान पढ़ रहे थे, यानी कि जो मैट्रिक्स थी, जो लास्ट मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त हुई थी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं Z मैट्रिक्स I मैट्रिक्स इक्वल टू E, यानी कि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ क्या है E इक्वल टू Z है। Z की वैल्यू ये है, I की वैल्यू I1 I2 I3 है, यानी कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 Z4 प्लस Z5। I क्या थी अपने पास, I कौन सी काम में ली है I1 I2 I3, ये काम में ली है। E कौन सी प्राप्त हुई है, यानी कि E फर्स्ट लूप में ही है, सेकंड और थर्ड लूप के लिए का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कल हमने इसका अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में जब हम प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक का मान डेल Z लिखें, यानी कि इसको क्या लिखते हैं डेल Z, क्या लिखें इसको सारणी के रूप में डेल Z इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू किसकी है Z11, इसको एक रूप में और लिख देते हैं। सभी को आपको पता भी है डेल Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, और ये जो वैल्यू है वो इस तारीख में दी गई है, यानी कि इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इसके बाद में जैसे हमारे को न्यूमेरिकल शो करना होगा तो डेल Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपने पढ़ा भी है, कैसे करते थे, यानी कि इसको और इसको, यानी कि डेल Z11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Z11 और ये हो जाएगा Z22 मल्टीप्लाई Z33 माइनस Z23 मल्टीप्लाई Z33,
32। ये आप सभी को आपने 12th तक बहुत निकाला होगा, मैट्रिक्स को सोल्व मैथ में भी किया है और यहाँ भी इस रूप में सोल्व करेंगे इसको। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, डेल जेड। इसकी जो वैल्यू हमारे को प्राप्त होगी वो क्या होगा, डेल जेड प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बातें याद रखनी है और सोल्व करके देखना भी, ठीक है। यानी कि हमारे को डेल जेड मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। इसका मान हम निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स को सोल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे यहां से हम बात करें तो ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, Z1 प्लस Z3, ये तो आ गया इधर। अब इसके अंदर Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और ये हो जाएगा Z4 प्लस Z5 नेगेटिव माइनस Z4 माइनस Z4, ये तो हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे तो माइनस Z3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस Z3 क्या बच गया इधर, ये तो जीरो हो गई टर्म तो, और ये बच गई माइनस Z3 Z4 प्लस Z5, ये बच गई। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत, और थर्ड क्या है, प्लस जीरो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि डेल जेड की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमारे को, ये प्राप्त होती है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेल जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि जो डेल जेड की वैल्यू थी ये हमारे पास आ गई है। इसके बाद में हम इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को, किसको, प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दें। प्रथम स्तंभ कौन सा है, ये यही है ना, प्रथम स्तंभ Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 और 0, ये है। तो इसको किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, ई जो मैट्रिक्स थी, कौन सी मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स। तो नीचे क्या लिखेंगे, अब यदि Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि जेड मैट्रिक्स के जो प्रथम स्तंभ है उसको ई मैट्रिक्स के रूप में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी अब, और उसको हम क्या लिखें, जो ई मैट्रिक्स में प्रतिस्थापित करने के बाद जो मान है उसको क्या लिखें, डेल 1 लिखें, और इसके मान को क्या लिखें, डेल 1। तो डेल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल 1 इक्वल टू प्रथम स्तंभ है, ई से प्रतिस्थापित कर दिया, यही था नहीं का मान। अब जो शेष है मैट्रिक्स में लिख देंगे ऐसे कैसे, तो क्या शेष आ गए, माइनस Z3 0, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z, यही था। तीसरी माइनस Z4 प्लस Z5, ये डेल 1 का मान हमारे को प्राप्त होता है। अब इस डेल 1 की कंप्लीट वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। तो ई बाहर होगा, ये अंदर होंगी, मल्टीप्लाई होगी, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि डेल 1 को कंप्लीट मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, जो हमने 12th में भी पढ़ी है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ रहे हैं, और हमने भी इसकी बातें की थी। तो डेल स्टूडेंट, डेल 1 की वैल्यू आपके पास आ गई, डेल जेड की वैल्यू अपने पास आ गई। तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल 1 बटा डेल जेड।
डेल 1 बटे डेल जेड। तो यहां से I1 की वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार क्या करेंगे, जो जेड मैट्रिक्स का द्वितीय स्तंभ, जेड मैट्रिक्स के द्वितीय स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करें, वह इसके मान को क्या लिखें, डेल 2 लिखें। तो डेल 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल 2 इक्वल टू होगा मैट्रिक्स प्रथम स्तंभ को वैसे कैसे लिखेंगे, Z1 प्लस Z3, द्वितीय स्तंभ में E0 0, द्वितीय स्तंभ में हो गया, तृतीय स्तंभ में था 0 माइनस Z4, Z4 प्लस Z5, और प्रथम स्तंभ में है माइनस Z3 और 0। तो डेल 2 का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो I2 क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल जेड, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार I3 क्या लिख सकते हैं, डेल 3 अपॉन डेल जेड। ये कहां से आएगा, ये जब जेड मैट्रिक्स के तृतीय स्तंभ को, यानी कि जेड मैट्रिक्स के तृतीय स्तंभ को ई स्तंभ से प्रतिस्थापित करेंगे तो डेल 3 आएगा, और डेल 3 आने के बाद हम I3 क्या लिख सकते हैं, डेल 3 अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार हम किसके लिए लिए, R के लिए ले, तो क्या हो जाएगा, टोटल IR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR इक्वल टू होगा डेल R अपॉन डेल जेड। IR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल R अपॉन डेल जेड। यानी कि हम धारा के बहुत से मान जैसे R इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक याद कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की लूप विश्लेषण परिमेय, उसमें डेल जेड का मान कैसे निकालते हैं। डेल जेड का मान निकालने के बाद उसमें प्रवाहित धारा जो हम लूप में याद करेंगे I1 I2 I3, उसका मान कैसे निकाला जाता है, ये हमने मैट्रिक्स के रूप में अध्ययन किया है। तो ये जो परिमेय है आपकी, यही परिमेय लूप विश्लेषण परिमेय कहलाती है। एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से लूप विश्लेषण परिमेय को समझाइए, तो उसको इस रूप में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। कल हम बात करेंगे नोड विश्लेषण परिमेय, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अपनी बुक की सहायता लेके और समझ सकते हैं इसको। बाकी इसको आपको नोटबुक में राइट करना है।